हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका लर्न मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 यानी क्लास 10 का विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए। देखिए, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये डिफिनीशन, पहले इसका उत्तर हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे देखो, दो चीजें उपयोग हुई हैं, एक सामान्य सूत्र और दूसरा क्रियात्मक समूह। इस चीज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सामान्य सूत्र कहने का क्या मतलब है और क्रियात्मक समूह कहने का क्या मतलब है। तो ये आप लोग को ऑटोमेटिकली इसका आंसर याद हो जाएगा। देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे ये आप लोग तीन उदाहरण इसमें लिख देना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसमें देखो, आप लोग अंत में देखोगे तो हर जगह ओ एच लगा है। तो ये जो अंत में लगा होता है ना, ये आप लोग का क्या होता है, क्रियात्मक समूह। और ओ एच क्या होता है भाई, ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। क्या है, अल्कोहल को ये डिनोट करता है। अब देखो आगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3CH2 है। इसको आप मर्ज भी कर सकते हो, यानी इसको C2H5 भी लिख सकते हो, OH ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इसको। ठीक, इसको देखो CH3CH2 और CH2 और OH अंत में है, यानी आप इसको इतने को आप लोग मर्ज कर सकते हो। तो ये जो आगे वाली ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप लोग सामान्य सूत्र बोलते हो। ठीक है, और जो ये इसमें ये लगा है, जैसे OH लग सकता है, बहुत सारे आप लोग के जैसे क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ये तो एल्कोहल का है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो देखिए, ये इसमें मतलब आप लोग का क्रियात्मक समूह लगा है एक, सब में OH का। और इसमें देखो, ये सारे फार्मूले ना आप लोग के एल्केन ग्रुप के हैं, उस पर आपके फॉलो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब सामान्य सूत्र और जिनका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, जैसे आप लोग ये दो एग्जाम्पल में ले लिए, इन दोनों का आप कंपेयर कर लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को कम से कम 2 उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो ये 2 उदाहरण आप लोग लिख देवे। मतलब ये डिफिनीशन लिखने के बाद आपको 2 उदाहरण लिख देना होगा आपके एग्जाम में। एक नहीं लिखना होगा, क्योंकि एक से तो आप कैसे कंपेयर करोगे, कम से कम 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, आप तीनों लिख सकते हो। तो ये पहला आप लोग का प्रश्न था। ठीक, चलो हम लोग सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड प्रश्न पहले बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग एक और चैनल है, ये तो विकास का चैनल है, मेरा चैनल है एक सुपर फास्ट क्लासेज नाम से कर। ठीक है, इसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, सुपर फास्ट क्लासेज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक, चलो हम लोग सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ओके, चलो हम लोग मेंडलीफ का आवर्त नियम देखते हैं। तो देखो, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार ऐसे आप लोग लिखोगे, तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार। ठीक, यानी ये परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लिखा गया कि अर्थात तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक अंतराल में रहते हैं। यही है आप लोग का मतलब परमाणु भारों के आवर्ती फलन का। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप लोग कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख देना। ठीक, चलो ये आप लोग का सेकंड प्रश्न था। थर्ड प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो। थर्ड प्रश्न क्या है यहाँ पे कि देखो, कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखिए, ये प्रश्न है। ओके, ये आप लोग का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और कभी कभी 2 मार्क में ये प्रश्न आ जाता है छोटा सा। तो कॉपर के 2 अयस्क निम्न है, ऐसे आप लोग उत्तर दाकर लिख लीजिएगा। और फर्स्ट लिखेंगे क्यूपराइट, इसका फार्मूला है Cu2O। और सेकंड है कॉपर पाइराइट, यानी CuFeS2, ये फार्मूला है। क्वेश्चन में आप फार्मूला भी इसका लिख लीजिएगा। तो ये आप लोग का थर्ड प्रश्न था। चलिए अगला हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ, ओके, इस साइड। ओके, देखो ये प्रश्न है, ये भी काफ़ी वेरी वेरी एक तरह से समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है कि निष्पादन तथा भर्जन में क्या अंतर है। ठीक, देखो सबसे पहले तो ये निष्पादन और भर्जन क्या है, तो दोनों ये अयस्कों को सांद्रित करने के मतलब तरीके हैं। ठीक, देखो निष्पादन क्या है, तो निष्पादन और भर्जन में क्या अंतर, तो देखो निष्पादन में अयस्क को निम्न ताप पर, ठीक है, क्या निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, कोष्ठ में लिख दोगे, या कम मात्रा में गर्म किया जाता है। ठीक, ये निष्पादन की क्रिया में चीजें होती हैं। और भर्जन की क्रिया में क्या होती है कि जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में
गर्म किया जाता है। तो ये निष्पादन और भर्जन में अंतर है। बाकी ये निष्पादन और भर्जन मैंने आपको बताया कि ये अयस्क को सांद्रित करने के तरीके होते हैं। ठीक, चलो तो इसको आप लोग इन दोनों में अंतर याद रखना। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर यानी उत्तर लिखोगे कि जब लोहे की कील को, यह सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ये इसकी अभिक्रिया बता दूं तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो कह रहा है कि जब लोहे की कील को, लोहे की कील, लोहा यानी Fe आप लोग का, फेरम या आयरन इसको बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, इसके विलयन में डुबोया जाता है। मतलब कहने का मतलब Fe की क्रिया CuSO4 से कराया जाता है। तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका रंग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है कि जब Fe यानी लोहे को हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसके जगह खुद आ जाता है। तो FeSO4 का विलयन बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था तो भाई कॉपर सल्फेट था तो इसका इस विलयन का रंग कुछ और होगा, और बाद में क्रिया के बाद FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन गया है तो और लॉजिकली यहाँ आयरन सल्फेट का कुछ अलग रंग होगा, तो इसीलिए रंग बदल जाता है विलयन का। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो सिंपल जो अभी मैंने ये बताया आप लोग लिख दोगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है। ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है, इसलिए इसका रंग चेंज हो जाता है। सिंपल, ठीक है, जिसकी अभिक्रिया निम्न है और ये अभिक्रिया आप लोग नीचे लिख दोगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का, ये जो पांचवा प्रश्न था, इसका आप लोग उत्तर दे दोगे। ये देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक क्वेश्चन छांट कर लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ओके, चलिए हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, देखो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। देखो जैसे यहाँ पे ये क्षारक है, ठीक है, ये क्षारक है, ये आपका अम्ल है HCl, ठीक, जिसमें OH आयन पाया जाए वो मान लीजिए क्षारक, और जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए वो अम्ल। ठीक, तो यहाँ क्षारक और अम्ल अभिक्रिया कर रहे हैं। अब आप लोगों की यहाँ पहले आपने अम्ल लिखा है तो उससे मतलब नहीं है, क्रम बदलने से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप मतलब चीनी पानी मिलाओ या पानी में चीनी मिलाओ या चीनी में पानी मिलाओ, शरबत ही बनेगा। तो इसका क्रम बदलने से कोई मतलब नहीं। तो जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है या अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ पे लवण बनता है और जल बनता है। तो ये जल H2O जल है और ये NaCl क्या है, लवण है। ठीक है, ये नमक का फार्मूला है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ लिख दोगे कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनने की क्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और ये आप लोग एग्जाम पर लिख दोगे। तो इस तरह से ये आप लोगों का 6वां प्रश्न भी हो जाता है। ठीक, देखिए इस वीडियो में मैंने यही केवल 6 प्रश्न लिया था। साथ में मैं इसलिए लिया था केवल 6 कि आप लोग को याद भी हो जाए। ज़्यादा प्रश्न ले लूँगा, याद भी नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। बाकी मैंने आपको जो बताया यार, जो मेरा चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज कर आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा, आ जाएगा, उससे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, CLASSES ऐसे ये है सुपर फास्ट क्लासेज। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से भी आपको इसी मतलब वीडियो में सुपर फास्ट क्लासेज के इसी वीडियो में मेरा सारी वीडियो में मेरा नंबर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।